हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का विद्यागिरी के परिवार में। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे अपना फिजिक्स यानी भौतिकी। आपके एग्जाम्स में भौतिकी टोटल साइंस जो है विज्ञान 80 नंबर्स के आते हैं। 80 नंबर्स के वो पेपर होंगे आपके। तो 80 में से आपके भौतिकी है वो 27 नंबर कवर करता है। ठीक है, आप अगर चाहें तो भौतिकी में 27 में से 27 ला सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो भौतिकी में हम लोग आज पहला चैप्टर शुरू करेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, ये आप लोगों का पहला चैप्टर है। और प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो पहले और दूसरे चैप्टर से लगभग मिलते जुलते ये चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो आज पहला हम ये करेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। क्या है हमारा, हाँ, तो प्रकाश का परावर्तन जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर प्रकाश होता क्या है। ठीक है, प्रकाश जो हम लोग दिन रात देखते हैं, जैसे हमारे सन जो है लाइट देता है, वो हमारे बल्ब है ना, ये सब क्या है, एक तरीके का प्रकाश है। ठीक है, अब प्रकाश क्या है, जो एक वस्तु को देखने के योग्य बनाता है। प्रकाश क्या है, हमारे बल्ब से हमारा लाइट आया, किसी वस्तु पे पड़ा, वो वस्तु से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में गया, फिर हम उस वस्तु को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रकाश हमको किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। ये कुछ लिखी हुई बातें हैं, बस ऐसे ही बता रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता नहीं है कि प्रकाश होता क्या है। ठीक है, अब ये पूछता जरूर है कि प्रकाश की विशेषताएं में से इसमें से जरूर पूछता है। जैसे प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, सही बात है, बिल्कुल। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये पूछता है कि प्रकाश कैसे चलता है, सीधी रेखा में, टेढ़ा मेढ़ा, है ना। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है हमेशा, कहीं टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा। आपने कभी देखा प्रकाश को यूं टर्न लेते हुए? नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रकाश की गति बहुत अधिक होती है, जैसे निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। वैसे ही प्रकाश परिवर्तित हो सकता है। परिवर्तित मतलब जैसे कि वस्तु आया, प्रकाश यहाँ पे आया, ये कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पे आया प्रकाश, इस पे टकराया, वापस चल गया, पार ही नहीं कर पाया, क्योंकि ये एकदम होगा हार्ड सब्सटेंस, या फिर ये वैसा ऑब्जेक्ट होगा जो पास नहीं करने दे रहा होगा अपने प्रकाश को या लाइट को। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, मतलब पास नहीं हो रहा, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, मतलब परावर्तन हो जा रहे हैं। अब एक है अपवर्तन, ये दूसरा चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 1 है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 के बारे में। चलिए जान लेते हैं। अब ये देखिए, पहला ही आ गया आपके PYQ में, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए अब वस्तुएं देख लेते हैं। जैसे कि प्रकाश तो है, अब प्रकाश क्या कि मतलब सारे वस्तुओं के अंदर से गुजर जाएगा, कुछ कुछ ऐसे वस्तु होंगे जिसके अंदर से नहीं गुजर पाएगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो उस हिसाब से हमने वस्तुओं को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है फिजिक्स में। जैसे पारदर्शिता के आधार पर इसको बोलते हैं। पहला है पारदर्शी वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिसके आर पार देखा जा सकता है ना। जैसे लेंस, हम जो लेंस पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो उसमें क्या होता है कि लाइट, जैसे ये लेंस है, ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, प्रकाश इधर गई और चली जाती है ना। तो ये क्या हुआ, पार कर गया, इस लेंस को पार कर गया। बट क्या होता है कि ये दर्पण है। अब दर्पण में क्या हुआ, लेंस टकराई, अब ये वापस आ गई, पार ही नहीं कर पाएगा दर्पण। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये दर्पण किस तरीके का ऑब्जेक्ट है, दर्पण एक तरीके का अपारदर्शी ऑब्जेक्ट है, यानी कि वो अपने पार नहीं जाने दे रहा है। बट लेंस क्या है, पारदर्शी है, क्योंकि वो प्रकाश को अपने से होते हुए गुजरने दे रहा है। ठीक है, अब एक होता है अर्ध पारदर्शी, मतलब कुछ तो जाने देगा, कुछ नहीं जाने देगा, पूरी तरह से नहीं जाने देगा, ऐसा ये बीच बिछा है, समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अब प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन यही हमने लिखा है। जब एग्जाम में पूछे तो कैसे लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी तथा चमकीली सतह, चिकनी सतह होनी चाहिए, चमकीली सतह, नहीं तो क्या होगा, प्रकाश रिफ्लेक्ट करेगा बट दिखेगा नहीं कि रिफ्लेक्ट कर रहा है। दर्पण, जैसे दर्पण होता है चिकनी सतह से टकराकर वापसी उसी माध्यम में आती है, तो वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेट्स सपोज कि ये एक दर्पण है, समतल दर्पण है ना, तभी तो ऐसा है। ये दर्पण है, इसका एक तरफ का एरिया जो है वो पुताई किया गया है, मतलब कोटेड है। ठीक है, अब इस दर्पण पे अगर कोई लाइट पड़ती है, अगर कोई प्रकाश पड़ता है, ऐसे आया सूर्य से, ऐसा प्रकाश पड़ा, यहाँ पे पड़ा, अब तो इधर तो पार करेगा नहीं, क्योंकि दर्पण का है कि इधर वाला एरिया नीचे वाला कोटेड है, मतलब रंगा गया है। अब क्या होगा, ये दर्पण से इधर टकरा के वापस चला जाएगा। तो इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इधर आया बट ये पार नहीं करने दिया, तो रिफ्लेक्ट कर गया, प्रकाश का परावर्तन। अब इसके नियम हैं, 2 नियम हैं, मात्र 2 ही नियम हैं। क्या है 2 नियम, एकदम इजी नियम है। पहला है कि जो ये प्रकाश आया और गया, अब ये बीच में दे देगा नॉर्मल, जहाँ पे भी ये टकराया उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल।
ठीक है, ये बिंदु आपतन बिंदु जो है वो नॉर्मल है। अब इन दोनों जो है तीनों एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। प्लेन से मेरा मतलब एरोप्लेन नहीं है, प्लेन का मतलब होता है कि एक ही समतल पे है वो, ठीक है। अब आपतित किरण, इसको लिखते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, जैसा हमने बताया है ना। ये मिरर है या फिर कोई दर्पण है, ठीक है, या फिर कोई समतल चिकनी ऑब्जेक्ट है, चिकनी वस्तु है। अब उस पर कोई आता है प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण आया और इसे टकराकर वापस चला गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु, आपतित किरण, है ना, आपतित किरण। ये क्या है, आपतित किरण है, और ये क्या है, परावर्तित किरण है, ठीक है। अब एक में अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब कहाँ खींचेंगे, जब ये बिंदु यहाँ पे टकराए, है ना, ये जो प्रकाश यहाँ पे टकराए तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। ये जो खींच दिया उसको बोलते हैं अभिलंब। अब जो ये बिंदु है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है, ये तो पहला नियम हो गया कि तीनों एक ही प्लेन में होंगे, एक ही समतल में होंगे। दूसरा नियम, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण किसको बोलेंगे, ये है आपतन कोण, आपतन कोण और नॉर्मल, इनके बीच बनता है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब दूसरा बन गया, ये रिफ्लेक्ट होकर चला गया इधर, तो ये बनाता है परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, एंगल आर, ठीक है। तो ये दोनों कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। अगर इस पे 30 डिग्री एंगल से प्रकाश गया तो 30 डिग्री एंगल से ही वापस जाएगा टकरा कर, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये हमेशा होता है दोनों बराबर। चलिए यही दो नियम थे, और एग्जाम में पूछते हैं अक्सर कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम समझाइए, तो आपको ये लिखना होता है, साथ में ये ड्राइंग करेंगे जरूर, ठीक है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन, किस एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। लंबवत का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से मतलब जानते हैं आप लोग, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री कोण बना रहा होगा, हाँ। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो हमने जाना है कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। अगर आपतित किरण 90 डिग्री का है तो परावर्तित भी 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री आंसर, ठीक है। बढ़िया, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें, ठीक है। हमने जो समझाया है आप लोग लिख दीजिएगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया था। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं, ठीक है। अब प्रतिबिंब, ठीक है। अब परावर्तन तो हो गया है ना, हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा मिरर का इमेज, है ना, जैसे कि दर्पण से इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम पहले जान लेते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है, ठीक है, और होता है तो कैसा कैसा प्रतिबिंब हो सकता है। पहले जान लेते हैं प्रतिबिंब होता क्या है। जब किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें चमकीली सतह से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह इमेज बनाती है, यानी प्रतिबिंब बनाती है। अब प्रतिबिंब 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो वास्तविक या तो आभासी, यानी काल्पनिक। वास्तविक मतलब है कि रियल में मिल रही है 2 किरणें, और आभासी मतलब है सपने में मिल रही है, मतलब रियल में तो मिल नहीं रही है बट हाँ कि सपने में ही मिल जा रही है, तो उसको आभासी बोलेंगे। वास्तविक किरण क्या होता है, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिल रही होती है, वास्तव में मिलती है ना, एकदम 100% मिलती है। जैसे हम अगर मान लें कि ये अवतल दर्पण है, ठीक है, मान लिया ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या है। अब एक वस्तु अनंत पे है, अब अनंत से किरण जाएगी ऐसे पैरेलल, फोकस होकर निकल जाएगी, नीचे से भी जाएगी पैरेलल, फोकस होकर निकल जाएगी, ठीक है, निकल गई। तो यहाँ पे इमेज बना। अब आप लोग देख रहे होंगे कि 2 किरण हमने निकाला तो दोनों किरण आपस में यहाँ मिल रहे हैं, मिलती हुई दिख रही है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पे इमेज जो बनेगी वो बनेगी वास्तविक, यानी रियल प्रतिबिंब वहाँ पे बनेंगे, ठीक है। वही का उदाहरण है जिसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है, जिसे हम देख सकते हैं। किरणें वास्तविक रूप में एक बिंदु पर मिल रही होती है, यहाँ पे मिल रही है, वास्तविक रूप में मिल रही है, यह उल्टा होता है। हाँ, तो एक चीज़ बता दूँ आपको, जो भी वस्तु या जो भी इमेज वास्तविक बनेगा, वास्तविक जो भी बस प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा हमेशा उल्टा होगा। वास्तविक इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, हमेशा उल्टा। क्या लिख रहा है, हमेशा उल्टा होगा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये आप फिक्स कर लीजिए, गांठ बांध लीजिए, ठीक है। आगे देखिए आभासी प्रतिबिंब। आभासी मतलब क्या होता है, इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब मिलती हुई प्रतीत होगी, मिल नहीं रही होगी, आपस में प्रतीत होगी। जैसे ये अवतल दर्पण का ही लेते हैं एक एग्जाम्पल। अब यहाँ है, अब ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर,
हमने यहाँ पे रख दिया किसी वस्तु को वहाँ पे रख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से 2 रे गुजारते हैं। 2 रे गुजारेंगे तो ये क्या होगा, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, तो ये क्या करेगा, ये तो फोकस के साथ गुजर जाएगा, नहीं गुजारना है, गुजरेगा ही नहीं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, पास थोड़ी होने देगा, हो सकता है नहीं होने दे या होने भी दे, हमको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से एक निकालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये जो जाएगा वापस आएगा वैसे ही, और एक यहाँ पे पोल से जाएगा, तो पोल से जाएगा तो वैसे ही वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये जो किरणें हैं ये इधर आ रही है, ये इधर आ रही है, कभी मिलेंगी आपस में, कभी नहीं मिलेंगी ये। तो ये रियल में नहीं मिल रही हैं तो सपने में मिलेंगी। सपने में मिलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ये भी इधर जाएगा डॉटेड लाइन, ये भी इधर जाएगा और ये यहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, बट यहाँ पे क्या था, आपस में मिल रही थी, एक्चुअल में दिख रहा था कि मिल रही है, ठीक है। तो जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो वो बनेंगे आभासी इमेज, यानी आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये आभासी प्रतिबिंब का एक उदाहरण है, और इसका ये इतना बड़ा मैग्नीफाइड बनेगा, यानी कि बड़ा बनेगा इमेज, जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। किरणें वास्तव में नहीं मिलती, केवल मिलती हुई प्रतीत होती है कि मिल रही है, ठीक है। यह दर्पण के अंदर दिखाई देता है, दर्पण के अंदर, बाहर नहीं, दर्पण के अंदर। समतल दर्पण, ये इंपॉर्टेंट है, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए अब दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। दर्पण होता क्या है, तो दर्पण जनरली वही है जिसकी एक सतह कोटेड हो और एक सतह चिकनी हो, ठीक है, वही है। एक समतल या वक्रित सतह के प्रकाश से किरणें नियमित रूप से परावर्तित होकर हमें वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाए, उसे दर्पण कहते हैं। बस ऐसे ही मोटा मोटा एक डेफिनेशन हमने दे दिया है आपको। समतल के 2 प्रकार होते हैं, दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, क्या क्या, एक समतल और एक गोलीय दर्पण, ठीक है। पहले आप पढ़ेंगे हम लोग समतल दर्पण किसको कहते हैं, प्लेन मिरर, और दूसरा स्फेरिकल मिरर, ठीक है। हम लोगों की क्लास में इंपॉर्टेंट है ये गोलीय दर्पण। प्लेन मिरर से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, जैसे देखते हैं हम लोग समतल दर्पण कम आते हैं, तो इसका मतलब छोड़ नहीं सकते हम लोग, ठीक है। भले ही क्रैश कोर्स कर रहे हैं बट सब करेंगे। समतल दर्पण, प्लेन मिरर, इसका दर्पण का क्या होता है, परावर्तक सतह पूरी तरह समतल होता है, चिकना होता है, जैसे हमने बनाया था। ये क्या है, एक समतल दर्पण का उदाहरण है ना, एक साइड से कोटेड रहेगा और एक साइड समतल रहेगा, समतल दर्पण का उदाहरण है, ठीक है। बनी हुई प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी बनेगा हमेशा, और सीधा बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, उल्टा नहीं होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। दर्पण से जितना दूर वस्तु होगा प्रतिबिंब भी उतना ही दूर बनेगा। समतल दर्पण से दाएं बाएं उलट जाते हैं, ठीक है। दर्पण आवर्धन +1 होता है, ये याद रखिएगा, दर्पण का आवर्धन, जो समतल दर्पण है उसका आवर्धन +1 होता है। आवर्धन पढ़ेंगे हम लोग आगे इसी वीडियो में, देखते हैं। समतल दर्पण का उपयोग, हाँ, आप लोग अगर सुबह उठते होइएगा, कोचिंग क्लासेस जाते होइएगा या कहीं मार्केट जाते होइएगा, तो जाने से पहले शक्ल को देख रहे होंगे, है ना, देखें कपड़ा वाला टाई अच्छे से लगाए हैं नहीं लगाए हैं। तो हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, घर में, वॉशरूम में, है ना, ड्रेसिंग मिरर, इस सब के रूप में इसका उपयोग करते हैं समतल दर्पण का, क्योंकि जितने पास आप जाएंगे उतने पास इमेज आएगा, ठीक है, तो उतना आप अच्छे से देख पाएंगे खुद को, इसलिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग अपने ड्रेसिंग रूम में। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, हमेशा आभासी होता है, काल्पनिक, है ना, आभासी को काल्पनिक ही कहते हैं। अब आया गोलीय दर्पण, समतल दर्पण वही था, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण होता क्या है, गोलीय दर्पण एक गोल था, दर्पण था, उसको हमने काट दिया, बीचों बीच से काट दिया तो 2 चीज़ें बन गई। ये देखिए, ये गोलीय दर्पण था, अब इसको बीचों बीच से काट दिया, एक बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मतलब अवतल दर्पण, ये बन गया अवतल दर्पण। ये देखिए, ये बन गया अवतल दर्पण, इसका एक साइड ये कोटेड है, ठीक है, रंगा हुआ है, रंगा हुआ है। अच्छा, अब दूसरा साइड जो बन गया, ये बन गया अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, सॉरी, ये बन गया उत्तल दर्पण, ठीक है। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स ये उत्तल है, क्या हम भी उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। कॉन्वेक्स मतलब ये उभरा हुआ है ना, ये उत्तल दर्पण है। अब ये है कॉनकेव, केव है ना, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, एक है अवतल, एक है उत्तल। उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, अवतल यानी कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब ये गोलीय दर्पण दोनों के बारे में बारीकी से पढ़ते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं इनसे। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपर्चर, है ना, गोलीय दर्पण का द्वारक। इसके बारे में पढ़ना नहीं है, बट आपके क्वेश्चंस में आए थे आपके बोर्ड में, इसलिए हमने करवा दिया। अवतल दर्पण, पहले यही देख लेते हैं, ये क्या है अवतल दर्पण। हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो भी चीज़ें दर्पण में हम लोग पढ़ेंगे, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, ठीक उसके अपोजिट होते हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ठीक है। तो इसलिए आप दर्पण वाले को अच्छे से पढ़िएगा, तो लेंस पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी,
ठीक है, ये गारंटी मेरी है। देखते हैं, जिस दर्पण की भीतरी घुमावदार सतह परावर्तक होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें सर? अवतल उत्तल में बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत ही होता है ना। आज कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं। जैसे देखिए अवतल, अवतल है, अवतल को लिखेंगे कैसे? अवतल, अवतल लिखते हैं, है ना। अवतल में आ गया, अ को आप गौर से देखिए जरा, आपको गौर से देखेंगे तो नहीं लग रहा ऐसा है, ऐसा नहीं है ना, बीच में से उभरा हुआ है, ऐसा ही तो है अवतल दर्पण। एक साइड से क्या है, इधर से डंटा लगा हुआ है, तो हम भी इधर से लगा देंगे डंटा, ये क्या हुआ? अवतल दर्पण है। ठीक है, ये कैसा है? अवतल दर्पण है। अब कोई दिक्कत होगी पहचानने में? नहीं होगी ना, ठीक है, नहीं होगी, तो इसको मिटा देते हैं, उसको रहने देते हैं। ठीक है, अब अवतल दर्पण तो बन गया। अब इसकी होती है ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसको क्या होता है, यहाँ पे होता है पोल, यहाँ पे होता है फोकस, और यहाँ पे हमने लिख दिया वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं अवतल दर्पण में मिरर के सामने। ठीक है, ये अब मोटा समझ जाइए। अवतल और उत्तल में, आप उत्तल हम पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कैसे याद करेंगे। अब अवतल दर्पण की विशेषताएं देख लेते हैं, ये क्या कर सकती हैं। जैसे प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करती हैं। जैसे ये अवतल दर्पण है, दर्पण बनाया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ से गया लाइट। अब लाइट गया, अब क्या करेगा ये? एक लाइट क्यों, हम 2 लाइट ले जाते हैं, है ना, 2 लाइट ले जाते हैं, तो क्या होगा देखते हैं जरा, 1 सेकेंड। दूसरा लाइट कहाँ गया, इसको मिटाओ पहले। दूसरा लाइट लेते हैं। लाइट कैसा होता है जी? वाइट कलर का, चलो वाइट ही लेते हैं। ये आया प्रकाश, और दूसरा प्रकाश ये आया। अब इस अवतल दर्पण से टकराएगा, तो जब भी अवतल दर्पण से पैरेलल लाइन आएंगी तो ये हमेशा फोकस से निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ देखिए, आ तो रहा था, इतना सा आ रहा था ना, अब जैसे ही दर्पण से टकराया एक पास मिल गया, एक साथ यहाँ पे मिल गया फोकस पे, तो ये क्या हुआ, मिरर जो भी प्रकाश थे उसको कन्वर्ज कर दिया, एक बिंदु पे ला दिया, है ना, कन्वर्ज कर दिया। तो इसलिए इसको बोलते हैं एकत्रित कर दिया। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण इसको कहते हैं। इस पूछता है आपके एग्जाम में कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो उसका आंसर ये है कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। जब समानांतर प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद ये एक बिंदु पर मिलती है, इसी कारण इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। समझ में आ गई? अब इसका फोकस दर्पण के सामने होता है। इसमें प्रतिबिंब दर्पण के इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो वस्तु की स्थिति पर बनता है। जैसे वस्तु को हम अगर यहाँ रखेंगे तो दर्पण का प्रतिबिंब भी यहाँ बनेगा, नीचे उल्टा वास्तविक बनेगा। ठीक है, चलिए अभी इसको उपयोग कहाँ करते हैं? उपयोग तो बहुत सिंपल सी बात है, दाढ़ी बनाएंगे, टॉर्च हेडलाइट में, सौर भट्टी में, वैज्ञानिक प्रयोगों में इसका उपयोग करते हैं। अच्छा, टॉर्च में और हेडलाइट में कैसे यूज करते हैं? आप लोग देखे होंगे, ये टॉर्च है। ठीक है, टॉर्च में एक ऐसा सा होता है आगे जो हम लोग खोलते हैं। ठीक है, हम तो बना नहीं पाएंगे टॉर्च पूरा, बट फिर भी ट्राई करते हैं। ये टॉर्च है और इसमें यहाँ पे होता है बल्ब लगा हुआ। अब ये होता है ना, एकदम चिकना सा सतह होता है ना, तो यही होता है अवतल दर्पण। ठीक है, तो जैसे ही ये बल्ब जला तो ये लाइट इसमें से टकराएंगे, इससे टकराएंगे, टकरा कर वापस आएंगे, है ना, और ये फैला देगी। ठीक है, क्यों फैलाएगी? क्योंकि ये लाइट यहाँ पे पड़ रहा था, पैरेलल फोकस पे था, तो वो पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, फोकस पे था ना, तो वो पैरेलल हो जाएगा। जैसे ये था, ये फोकस है, ये कर्वेचर है। जब भी लाइट फोकस पे कुछ होगा तो ये फोकस लाइट ऐसे जाएगा, तो ये कन्वर्ट कर देगा, यानी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? बढ़िया है। ठीक है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं अपने टॉर्च में और वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का। देखिए, कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण सही किया था मेरे स्टूडेंट ने। देखते हैं आगे क्या है। हजामत के लिए अवतल दर्पण का, क्या बच्चों वाले क्वेश्चन लग रहा होगा आप लोगों को, नहीं है ना, बट यही पूछते हैं। अवतल दर्पण के 2 उपयोग को बताइए, क्या क्या होता है वाहनों के हेडलाइट में, टॉर्च में, या फिर हजामत के लिए। हजामत के लिए इसलिए यूज करते हैं क्योंकि चीज़ों को हम अच्छे से देख सकें, अपने बाल को। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अभिसारी दर्पण है। अभी देखा, एक पास कन्वर्ज कर देता है ना। अब अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब का क्या होगा बताइए? अवतल दर्पण का निचला आधा भाग तोड़ दे या फिर उसको ढक दे तो प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब में कोई चेंज नहीं होगा, बनेगा प्रतिबिंब, बट क्या होगा, प्रकाश की जो स्पीड थी, वो प्रकाश की स्पीड कम जाएगी। ठीक है, प्रकाश की जो स्पीड थी वो स्पीड कम जाएगी, जिससे क्या होगा, कम तीव्र बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा बट धीरे धीरे बनेगा। समझ में आई बात? हाँ, ये क्वेश्चन है आपके बोर्ड का। अब देखिए,
अच्छा सा क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध स्थापित करें। आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, एफ छोटा एफ होता है, ठीक है, एफ इक्वल्स टू आर बाई 2। आर क्या होता है, आर होता है वक्रता त्रिज्या, एफ क्या है फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी, और ये इसका रिलेशन होता है और बोल रहा है इसको प्रूफ कीजिए। ठीक है, आपके एग्जाम्स में भी आते हैं कि इसको प्रूफ कीजिए, तो आप लोग अगर चाहेंगे तो इसको हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, आप लोग बताइएगा क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, जब तक आगे बढ़ते हैं। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है, बताइए। हमने क्या बताया था, f इक्वल्स टू आर बाई 2। ठीक है, अब इसको बताइए, इसमें ऐसा कोई दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा है बट हमको दिख रहा है। देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2f इक्वल्स टू r। सिंपल सी तो बात है, देखिए है 2f इक्वल्स टू r, यही तो है। ठीक है, चलिए हम ना प्रूफ कर ही देते हैं, आप लोग भी कहिएगा कि सर क्या भी। ठीक है, चलो तो इसका प्रूफ करने के लिए पहले तो हमको लेना होगा कोई एक गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण में हमने चूज कर लिया कि हम लिए हैं गोलीय दर्पण अवतल दर्पण, ये रहा अवतल दर्पण। ठीक है, इसको नाम दे लेते हैं, अवतल दर्पण का नाम है MN अवतल दर्पण है। ठीक है, अब ये है एक आपतित किरण, किरण भी एक ला दिए। ठीक है, अब किरण एक ला दिए, उसका नाम दे लेते हैं, नाम है इसका A और यहाँ तक आ रहा, इसका नाम है B। AB एक आपतित किरण है। अब ये जा कहाँ रहा है, तो यहाँ पे ठहरा हमारा फोकस और यहाँ पे ठहरा हमारा वक्रता त्रिज्या। ठीक है, सॉरी वक्रता केंद्र। ठीक है, अब ये है हमारा लेंस का मतलब दर्पण का पोल, पोल को डिनोट करेंगे P से। ठीक है, अब इसके बारे में हमको कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे कि लिखते हैं, क्या लिखना पड़ेगा। हमने क्या लिया, माना, लिखेंगे यहाँ, माना कि MN एक अवतल दर्पण है। ठीक है, MN एक अवतल दर्पण है, जिसकी फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र C तथा को भी मिटाते हैं क्योंकि यहाँ पे और कुछ और लिखना है। F वक्रता केंद्र C तथा पोल क्या है, पोल P है ना, पोल P है। ठीक है, अब F तो है, अब क्या है, फोकस दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोकस दूरी हिंदी में लिखना है, फोकस दूरी कितनी हम माने, फोकस दूरी f होती है स्मॉल f, फोकस दूरी क्या है, PF इक्वल्स टू स्मॉल f। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब दूसरा क्या है, दूसरा हम मानेंगे वक्रता त्रिज्या, क्योंकि यही निकालना है तो इसको तो पहले लिखना पड़ेगा ना कि वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्रता त्रिज्या क्या है, PC इक्वल्स टू R, हमने ये मान लिया। अब हमको प्रूफ करना है ये। ठीक है, तो अब प्रूफ करने के लिए अब क्या करें, अब तो किरण लानी पड़ेगी। तो किरण हमने लाया एक AB किरण किसके समानांतर है, P, और इसको मान लेते हैं L। PL क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, PL। चलिए अब इस वीडियो में तो नहीं आएगा, इसमें सॉरी इस स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, स्लाइड ऐड कर लेते हैं, कहाँ गया, आज प्रूफ करके छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या है कि हम एक किरण लिए थे, कौन सा किरण था, AB एक आपतित किरण है। अब फिर से मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना AB एक आपतित किरण है, AB एक आपतित किरण है। कैसी किरण है, आपतित किरण है, AB एक आपतित किरण है। ठीक है, तबाह करते हैं लोग फ़ोन करके। ये भी एक आपतित किरण है जो परावर्तित होने के बाद किससे जुड़ जा रहा है, फोकस से जा रहा है। आपतित किरण है जो परावर्तन होने के बाद, ठीक है, परावर्तन होने के बाद फोकस से गुजरती है। ठीक है, फोकस से गुजरती है। राइटिंग मेरा थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, आप लोग देख लीजिएगा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। फोकस से गुजरती है। ठीक है, हमने इतना मान लिया कि एक
किरण है जो इनफाइनाइट से आ रही है, और बी ए बी किरण है जो पी एल के समानांतर है। ये लिख रहा तो भूल ही गया, पी एल कहाँ गया, हाँ, ए बी एक आपतित किरण है जो परावर्तन होने के बाद, अच्छा आपतित किरण है जो यहाँ पे लिख देते हैं जो पी एल के समानांतर है, समानांतर है, पी एल के समानांतर है, समानांतर है, तथा परावर्तन, तथा यहाँ लिख देते हैं, बढ़िया रहेगा, है ना, तथा परावर्तन के बाद, तथा परावर्तन होने के बाद फोकस से गुजरती है। इतना लिख देंगे हम लोग। अब हमारा अपना काम शुरू हुआ। अच्छा, आप लोग को एक मोटा सा व्यू दे देते हैं कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब ये तो था हमारा, अब क्या है कि ये इंसिडेंट किया, रिफ्लेक्ट कर गया, हमने ये ड्रॉ किया है, एक ये है ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, अभिलंब। हम लोग जानते हैं कि जितने एंगल ये आपतित किरण होगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों कोण बराबर होती है, हम लोग जानते हैं। तो इसको अब लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी और एंगल सी एफ, एंगल एफ बी सी, ये दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल एफ बी सी, है ना, ए बी सी एंगल एफ बी सी दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, यहाँ पे लिख देंगे, हाँ, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, है ना, परावर्तन के नियम से बराबर है दोनों एंगल, एंगल ऑफ आपतित किरण परावर्तित किरण बराबर होती है परावर्तन के नियम से। ये हमने लिख दिया, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1 मान लेंगे, बढ़िया। अब देखते हैं, अब ये देखिए, आप लोग पढ़े होंगे, शायद नहीं पढ़े तो अभी दिखा देते हैं कि एक, ये देखिए, ये ए बी और एल पी एक क्या है, पैरेलल लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है यानी समांतर लाइन है, समांतर लाइन है। अब समांतर लाइन में ये क्या होता है, एक ट्रांसवर्स लाइन है। ट्रांसवर्स लाइन मतलब जानते हैं, नहीं जानते हैं, चलिए बताते हैं क्या है ट्रांसवर्स लाइन। जैसे ये देखिए, हाँ, ये था ए बी है और ये एक पी एल है ना, पी एल, ये दोनों क्या है, समानांतर लाइन है, समानांतर लाइन है। और एक है जो ऐसे करके ऐसे आया है, सी से गुजर रहा है ना, यहाँ सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये क्या बना रहा था, आई बना रहा है ना, आई बना रहा है। तो ये भी जो एंगल हो जाता है ना, ये भी आई होता है। कैसे होता है आई, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। देखिए आई बना रहा है तो ये भी हो जाएगा आई, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, तो एंगल कौन सा, एंगल ए बी सी बराबर एंगल, अब कौन सा है, एंगल एफ सी बी, एंगल एफ सी बी, इसको मान लेते हैं 2। ये क्यों हुआ, एकांतर कोण है इसलिए, यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में एकांतर कोण, एकांतर कोण है इसलिए आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये 2 इक्वेशन आ गए। अब इन दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, अब लिखेंगे इक्वेशन 1 तथा 2 से। अब इन दोनों इक्वेशन से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, देखिए लेफ्ट साइड बराबर है ए बी सी, तो राइट साइड भी अपने आप में बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल एफ बी सी बराबर एंगल एफ सी बी, हो गई। देखिए अब हो गई, तो अब क्या हुआ, एंगल एफ बी सी बराबर एंगल एफ सी बी, इसको याद रखिएगा। तो एंगल एफ बी सी बराबर है एंगल एफ सी बी, यानी ये और ये दोनों एंगल तो बराबर हो गए। अब आप बताइए हमको कौन से त्रिभुज में 2 एंगल बराबर होते हैं, कौन से त्रिभुज में, तो वो होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, जिसमें 2 साइड्स बराबर होते हैं और 2 एंगल बराबर होते हैं। तो ये आपको समद्विबाहु त्रिभुज नहीं लग रहा, जैसे ड्रॉ करके बताते हैं आपको। हाँ ये देखिए, ये और ये है ना, ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कौन सी भुजाएं हैं, बराबर भुजाएं हैं ये और ये दोनों बराबर भुजाएं हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि जो आई और आर दोनों क्या है, बराबर हो गए आपस में। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल सी एफ बी, इसलिए ट्रायंगल सी एफ बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो अब क्या होगा, साइड्स बराबर होंगे। कौन से साइड्स बराबर होंगे, हमने कहाँ लिख दिया, ओहो हो, इधर ही लिख दिया, इधर नहीं लिखना था ना।
हाँ क्या कौन सा है ट्राइंगल? नहीं इधर ही तो लिखना था, सही तो था हम भी ना। हाँ एंगल CFB समद्वि बाहु त्रिभुज है, तो कौन से भुजा बराबर होंगे? CF और FB, CF और FB बराबर होंगे। तो इसलिए क्या लिखेंगे? CF इजकल्स टू FB, CF इजकल्स टू FB हो गया। इतना हो गया, इतना लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे? अब छोटा सा एक ट्विस्ट आता है, इसको आपको याद रखना होगा। ये आप याद रख लेंगे तो समझिए आपका प्रूफ हो गया सक्सेसफुल। जैसे हम यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं, ये है ना। आप लोग ऐसा नहीं मत कीजिएगा, आप लोग नेक्स्ट पेज में लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि फिर हमको बार बार उधर आना पड़ेगा, इसलिए लिख रहे हैं। तो CF बराबर FB हो गया। अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि यदि, क्या लिखें? यदि जैसे लिख रहे हैं, ये देखिए B यहाँ है और P यहाँ है। अगर B और P दोनों एक ही पॉइंट होता तो क्या होता, है ना। अगर B और P दोनों एक ही पॉइंट होता तो क्या होता। अभी हम लोग क्या ले आए हैं कि CF इजकल्स टू FB, CF इजकल्स टू FB, ये दोनों आ चुका है। हम अगर कह रहे हैं कि अगर B P दोनों एक ही पॉइंट होता, इतना दूर दूर नहीं होता, तो क्या होता। तो सिंपल सी बात है, यदि B P के निकट होता, P के निकट होता तो क्या होता, जहां भी P है उसके बदले B आ जाएगा, ठीक है। जहां भी B है उसके बदले P आ जाएगा, जहां भी P है उसके बदले B आ जाएगा। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा कि CF तो है ही, तो CF इजक्वल्स टू, यहाँ पे B है FP, तो FB के बदले हम कर देंगे FP। अब आपको मजा आया देख के? मजा आ रहा होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं आएगा मजा। ये देखिए मजा, CF FP ये दोनों बराबर हो गए, नहीं हो गए। हमने मान रखा है FP क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक ही है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकस दूरी। और P से यहाँ तक की दूरी ये है R, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब देखिए PF और CF दोनों आपस में बराबर हो गए। हमको निकालना है क्या? CP, R निकालना है ना। CP या PC निकालना है। तो PC कैसे निकालें? तो PC बराबर क्या होगा? तो PC बराबर क्या होगा आप लोग बताइए जरा। PC बराबर क्या होगा? PC बराबर CF प्लस FP। अब यहाँ देख रहे हैं CF प्लस FP बराबर है, इसको इक्वेशन मान लीजिए ना, तीसरा नंबर इक्वेशन, ठीक है। तीसरा नंबर इक्वेशन है। अब यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 1 2 3, इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा? PC बराबर CF तो है ही, CF है ही, CF नहीं लेना है हमको, CF की जगह पे FP कर देंगे, यानी FP प्लस FP, यानी कितना हो जाएगा ये? 2FP। PC इजकल्स टू 2FP। अब देखिए हमने क्या माना था, PC इजकल्स टू R और PF इजकल्स टू F। हम यहाँ पे पुट कर देंगे PC इजकल्स टू R और 2F। देखिए अब यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ हुआ, यानी हंस प्रूफ, ठीक है। तो ये था आपका कैसे हम प्रूफ करेंगे F इजकल्स टू R/2, ये, ठीक है। चलिए प्रूफ तो कर दिया बहुत बढ़िया से। अब हम आगे पढ़ते हैं कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगा। वक्रता त्रिज्या मतलब R, फोकस दूरी मतलब F। इसका रिलेशन क्या होता है? F इजकल्स टू R/2। फोकस दूरी दिया है 20 दिया है, हमको निकालना है वक्रता त्रिज्या अपॉन 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40, यानी 40 सेंटीमीटर। इधर है 40, ये रहा, ठीक है। अब अवतल दर्पण, ये इंपॉर्टेंट है मस्त, ठीक है। इसको हम लोग कवर करेंगे बहुत बढ़िया से। चलिए थोड़ा चलते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बनाएगा प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा डिफरेंट जगह पे वस्तु होंगी तो प्रतिबिंब भी अलग अलग बनेंगी। जैसे देखिए जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं, पता ही नहीं कहाँ है, एकदम लास्ट में है, तो अनंत पर जब भी वस्तु रखेंगे तो पैरेलल लाइंस आती हैं, ठीक है। जब हमको वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 लाइन चाहिए कम से कम, तो 2 लाइन कैसे चाहिए? ये देखिए, एक पैरेलल लाइन हमने लिया तो वो फोकस से जाएगा, दूसरा भी पैरेलल लाइन लिया वो फोकस से जाएगा। पैरेलल लाइन क्यों लिया? जब भी वस्तु अनंत पर हो तो हमेशा पैरेलल लाइंस ही आती हैं, जैसे सूर्य की किरण पैरेलल लाइंस ही आती हैं, तो ये फोकस से बनेगा। अब देखिए ये फोकस पे तुमको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट एकदम छोटा सा बन रहा है, एकदम छोटू सा। तो क्या बताएंगे कि फोकस पर बन रहा है प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब क्या है? रियल है और अत्यधिक छोटा है, दिख ही नहीं रहा इतना कितना छोटा है, ठीक है। और उल्टा बनता है, हमने बताया था जो भी चीज़ें रियल है वो उल्टा बनेंगी, ठीक है। जो भी चीज़ें वास्तविक बनेगी इमेज, जो भी वास्तविक इमेज बनेगी वो उल्टा होगा, और जो भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा वो एकदम सीधा बनेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? उल्टा बनता है प्रतिबिंब।
अब देखिए वस्तु के पीछे मतलब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो, यानी सी से थोड़ा सा पीछे, यानी अनंत पर नहीं है, ये इन्फिनिटी और सी के बीच में है, ठीक है। तब क्या होगा कि एक किरण गई पैरेलल फोकस से गुजर जाएगी, गुजर गई, दूसरी गई हमने वक्रता केंद्र से गुजार दिया, तो वक्रता केंद्र से क्या होता है, गुजरता है तो उसी से वापस भी आ जाता है, आ गई आपस। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट बन गया उल्टा, नहीं लग रहा, हमने खड़ा किया था ऐसा दिखा रहा है, ऐसा उल्टा उल्टा नहीं दिखा रहा। हाँ, तो ये क्या है, रियल लाइन मिल रही है ना, लग रही है ना कि रियल लाइन ही मिल रही है। तो रियल लाइन मिल रही है तो यानी वस्तु प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, प्रतिबिंब बना वास्तविक बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा ही बनेगा। अब इसका स्थान कहाँ है, एफ और सी के बीच में, फोकस और कर्वेचर के बीच में, छोटा होगा एकदम, मतलब वस्तु के साइज से तो छोटा ही है प्रतिबिंब। अब दूसरा देखिए, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर रखी हो, ये एक अच्छा सा कंडीशन है, जब वस्तु वक्ता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब बनेगा बट उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा, लेकिन क्या होगा, सेम साइज का होगा, साइज नहीं बदलेगी, जितना साइज ए बी का है उतना ही साइज ए डैश बी डैश का है, प्रतिबिंब का भी है, ठीक है। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के बराबर होगा और वहीं पे बनेगा प्रतिबिंब। देखिए अब क्या है, अगर हम फोकस और कर्वेचर है सेंटर वक्ता त्रिज्या के बीच में वस्तु को रख दिया तो कहाँ बनेगा, तो बन रहा है ये कर्वेचर के पीछे। कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, देखिए बड़ा बन रहा है, सी के आगे, और वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा ही क्योंकि रियल में किरणें मिल रही हैं। हमने कहा था कम से कम 2 किरणें मिलनी चाहिए, यहाँ पे हमने मिला दिया 3। देखिए एक गया ऐसा, एक गया फोकस के साथ पैरेलल, फोकस के साथ, और एक गया फोकस के साथ तो ये आ गया पैरेलल। तो ये देखिए तीनों किरणें मिल रही हैं, यानी ये बन रही हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। 2 किरणें, कम से कम 2 किरणें चाहिए, 3 मिला दीजिए, 5 मिला दीजिए, आपका मन जितना मन उतना मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब वस्तु एफ पर रखी हो, फोकस पे रखी है, तो वस्तु कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, वस्तु दिखेगी ही नहीं कि कहाँ बन रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ गई और एक फोकस से होते हुए यहाँ पे आ गई, ठीक है। ये हमेशा दो लाइन बनानी है कम से कम, उससे ज़्यादा आप बना लीजिए जितना मन उतना। तो ये फोकस से बन रही है, कितना बड़ा बनेगी, फोकस से बन रही है बहुत बड़ा बनेगी मिरर, ठीक है। इमेज अत्यधिक बड़ा बनेगी, अनंत पर वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा तो जानते ही है, क्यों, क्योंकि जब तक रियल इमेज बनेगी वो उल्टा ही होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा ही होगा। ये एक स्पेशल केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब जो बनता है ना वो काल्पनिक बनता है, रियल में लाइनें नहीं मिलती। कहाँ होगा, जब ऑब्जेक्ट जब होगा फोकस और पोल के बीच में, ये ऑब्जेक्ट रहा, तो इससे क्या होगा, एक हमने पास किया सेंटर ऑफ कर्वेचर से वक्ता केंद्र से, और वक्ता केंद्र से दूसरा पास किया हमने पोल से पास करेगा तो जैसे आएगा वैसे रिफ्लेक्ट करेगा। ये एंगल आई, ये एंगल आर, दोनों बराबर होते हैं, रिफ्लेक्ट कर गया। अब ये देखिए ये तो कहीं नहीं मिल रहे ज़िंदगी में वापस, ठीक है। अब मिलना होगा तो ये सपने में ही मिलेंगे, तो सपने में मिलने के लिए हमने डॉटेड लाइन दिया। अब ये इमेज जो बना ना बहुत बराबर है, देखिए ये हमने वस्तु रखा था वो उसका प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब तो वस्तु से बहुत बड़ा है, बट कैसा है, सीधा है, जैसा ये खड़ा था ऐसा ही है, ये उल्टा नहीं हुआ, सीधा ही हुआ है ना। तो ये एक स्पेशल केस है, दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। जहाँ भी प्रतिबिंब आभासी है सीधा बनेगा ही बनेगा, बाई डिफॉल्ट है एकदम। ये समरी है, आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए आपको हम एक रिकैप करवा देते हैं, जैसे अवतल दर्पण है, ठीक है। दर्पण का एक साइड ऐसे कोटेड जरूर कीजिएगा जब भी बनाइएगा, है ना, ठीक है। अच्छा अब इसका हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, ये रहा, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। चलिए अब हम इमेज बनाना चालू करते हैं। पहला है कि हम इमेज रखें, मतलब वस्तु रखें इनफाइनाइट पे, ये है इनफाइनाइट पे वस्तु रखें, तो कहाँ बना, ये बन गया फोकस पे, फोकस के ऑब्जेक्ट बन गए, ठीक है। अब देखिए दूसरा रखते हैं, दूसरा रखें हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बना, तो कहाँ बनेगा, ज्यों जो पास जा रहा है, ज्यों वस्तु पास जाएगी मिरर के, त्यों तो प्रतिबिंब दूर बनेगी। पहले फोकस पे बन रहा था, अब यहाँ पे बनेगा, बन गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे कौन सा बना है, अब आगे हम रख देते हैं यहाँ पे ही, कर्वेचर पे ही, तो ये यहीं पे बन जाएगा, ऐसा बन गया मिरर। अब दूसरा बनाते हैं, अब रखते हैं हम इसके बीच में, यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे रख दिया तो प्रतिबिंब और दूर जाएगा, तो प्रतिबिंब बन जाएगा यहाँ, बन गया। अब जैसे ही हमने रखा इसको फोकस के पास, फोकस पे रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा इन्फिनिटी पे, ठीक है, ये इन्फिनिटी पे बन जाएगा, बन गया। अब हम एक और केस है कि जब फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो ये स्पेशल बनता है, ये बन जाता है पीछे और एकदम सीधा,
तो यही 5 केस है, 5 नहीं 6 केस है। क्या होता है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे वस्तु मिरर के पास आता है, दर्पण के पास आता है, वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब दूर होते चला जा रहा है। नहीं देख रहे, इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बन रहा था, जो और पास गया कर्वेचर के पास तो कर्वेचर पे बना, फोकस के पास गया तो इन्फिनिटी पे बन गया, है ना। तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। हमने एक ट्रिक बताया था कि अवतल कैसा होगा, अवतल। तो अवतल में अ को देखिए, अ के पीछे लगा हुआ है डंडा, यानी ये पीछे वाला पास खुरदुरा है ऐसा, ठीक है। तो इससे याद रखेंगे कि अवतल दर्पण ऐसा बनता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग इसका कुछ प्रीवियस ईयर। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने, वास्तविक बने और समान आकार का बने। तो समान आकार के लिए एक ही है, वक्रता केंद्र पर रखिए। एक दर्पण, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चली चींटी के प्रतिबिंब सीधा है और बढ़ता जा रहा है, सीधा भी है और बढ़ता जा रहा है। तो बताइए कि वो चींटी गति कहाँ हो रही है, चींटी गति कहाँ हो रही है, बताइए जरा आप लोग। इधर से किधर हो रही है चींटी गति? तो चींटी की गति हो रही है ध्रुव से फोकस की ओर, ध्रुव से फोकस की ओर चींटी की गति हो रही है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है। काल्पनिक कहाँ बनता है? जब रियल में नहीं मिल रही है किरणें, सपने में मिल रही हैं, तब आवर्धित बनता है, काल्पनिक बनता है। काल्पनिक कहाँ बना था? जब हमारा वस्तु जो था वो फोकस और ध्रुव के बीच था, तभी तो बन रहा था, नहीं है ना। देखिए अभी तो बताया हमने, ये देखिए फोकस और पोल के बीच था, तभी तो बन रहा था, पीछे आभासी और सीधा बन रहा था ना। हाँ, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है, तो ये वही है। हाँ, मुख्य ध्रुव तथा मुख्य फोकस। हाँ, तो अब उत्तल दर्पण हम लोग देखते हैं। उत्तल दर्पण को याद कैसे रखेंगे? उत्तल देखिए कैसे है, है ना, ठीक है। ऊ मतलब क्या? उभरा हुआ, उभरा हुआ, उभरा हुआ है। कैसा उभरा हुआ है? ऐसा उभरा हुआ है, ठीक है। एक साइड से कोटेड है अंदर से और बाहर से क्या है? उभरा हुआ है। ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण है ये। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है ये अंदर की तरफ जो भी होता है ना, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, वो दर्पण के अंदर की तरफ होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर किरणें आती हैं तो कैसे जाती हैं, जरा देख लेते हैं कैसे जाती हैं। आएंगी तो जाएंगी भी जरूर, ठीक है। जैसे ये किरणें पैरेलल आई, पैरेलल आई, आ गई पैरेलल, अब ये जाएंगी कैसे? ये ऐसा डाइवर्ज कर जाएंगी, ठीक है। ये मिलेंगी नहीं, रियल दुनिया में ये मिलेंगे नहीं, सपने में ही मिलेंगे, ये यहाँ भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये सपने में मिल जाएंगे फोकस के पास, ऐसा, ठीक है, फोकस के पास, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? किरणों को डाइवर्ज कर दे रहा है ना। सीधा जा रहा था, दो दोस्त साथ जा रहे थे, है ना। एक रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल मिला, दोनों को दूर कर दिया, ठीक है। अब वो कभी मिल ही नहीं रहे, दोनों सपने में ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के लेंस है उत्तल, इस तरह के दर्पण है उत्तल दर्पण। लेंस नहीं है, उत्तल दर्पण है ये। लेंस में तो पास ही कर जाता है डायरेक्ट, कोई रुकावट नहीं होती, ठीक है। तो उत्तल दर्पण की विशेषताएं देख लेते हैं। ये क्या करता है? ये देखिए डाइवर्ज कर दे रहा है ना, इसलिए इसको बोल देते हैं अपसारी, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण, डाइवर्जिंग दर्पण, ठीक है। इसका डेफिनेशन है, उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है, यह समांतर किरणों को इस पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद फैल जाती हैं किरणें, ठीक है। इसलिए इस अपसारी दर्पण कहते हैं, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी, अभिसारी अवतल दर्पण था, ठीक है। अब इसकी क्या है? फोकस पीछे बनता है। इसमें बनी प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। आभासी ही होगा क्योंकि रियल में तो किरणें मिलेंगी ही नहीं कभी, ठीक है। तो ये सपने में ही मिलेंगी। देखने का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। जैसे देखिए ये प्रकाश आई और ऐसा हो गया, इससे क्या हुआ? देखने का जो क्षेत्र था ना वो बढ़ गया, हमको ज़्यादा दिखाई देगी। तो ज़्यादा दिखाई देगी तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे? इसका यूज़ बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, ठीक है, छोटू सा मिरर था, पूरा देख रहे हैं, पीछे का व्यू देख रहे हैं, ये भी दिख रहा है, ये गाड़ी भी दिख रही है, ये इधर ट्रक भी दिख रहा है ना। तो इसका यूज हम लोग करते हैं साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के रियर व्यू के रूप में, है ना, पिछले दृश्य, पासर और दृश्य को देखने के लिए। दूसरा यूज करते हैं सड़क पे मोड़ की सुरक्षा के लिए, है ना। आप इधर से जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि लेफ्ट साइड में कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इस दर्पण में देखेंगे तो पता चल जाएगा, नहीं लेफ्ट से कौन नहीं आ रहा है, आराम से राइट टर्न ले सकते हैं, ठीक है। उसके यूज में दुकानों की निगरानी के लिए, है ना। आप लोग देखे होंगे पान के दुकान वाले लोग ज़्यादातर रखते हैं, पान है, आगे पान बना रहा है, पीछे मिरर है, कोई मांग लिया 10 रुपये का बिस्कुट, वो पीछे घूम गया बिस्कुट निकालने, अब देख भी लिया है में से कि कोई मेरा पान तो नहीं चुरा रहा, ठीक है। तो उसके लिए भी यूज करते हैं लोग दुकानों में, ठीक है, क्योंकि इसका व्यू काफ़ी बड़ा होता है। तो इतनी से दर्पण लगाएंगे, पूरा देख लेंगे अपना दुकान, किया कोई लिया कि नहीं लिया। अब देखिए इससे
प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। पहला है जब वस्तु अनंत पर हो, इसमें तो दो ही केस बनते हैं, एक अनंत पर रख दो, दूसरा कहीं भी रख दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कहीं भी रख दो, कहीं भी उठा के पटक दो, कोई दिक्कत नहीं। पहला है इसको अनंत पर रखते हैं, अगर वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं, अनंत पे रख रहे हैं तो इसका पहले इधर बना देते हैं हम फोकस, इधर बना देते हैं वक्ता केंद्र, ये बना देते हैं पोल। अब अनंत पे रख रहे हैं तो अनंत पे रख रहे हैं, ये वस्तु है अनंत पे वस्तु है। अब इससे किरणें जाएंगी पैरेलल, है ना। जब भी अनंत पे वस्तुएं होती हैं तो किरणें जाती हैं पैरेलल जाती हैं, तो ये डाइवर्ज कर जाएंगी, रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, ये भी रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये तो रियल ज़िंदगी में तो कहीं मिल नहीं रही है दोनों दोस्त, तो ये मिलेंगे हमेशा सपने में, और सपने में मिलेंगे फोकस के पास, ठीक है। फोकस के पास मिलेंगे और कैसा ऑब्जेक्ट बनेगा, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, अत्यंत छोटा। फोकस पर मिलेंगे, आभासी है, इरेक्ट है, सीधा होगा, टेढ़ा मेरा नहीं, उल्टा नहीं होगा, ये सीधा होगा, एकदम आभासी है। आभासी क्यों? क्योंकि ये रियल में नहीं मिल रहे हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए जो इमेज है वो आभासी होगी, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन है जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच कहीं भी हो, नो मैटर कहीं भी हो, ठीक है। ये रहा हमारा उत्तल दर्पण उभरा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा फोकस, ये रहा वक्रता केंद्र, ये रहा हमारा पोल, और ये हमने डाल दिया किसी वस्तु को, ठीक है। अब इससे किरणें जाएंगी, किरणें को हम भेज रहे हैं, भेजिए, एक गई इधर, रिफ्लेक्ट कर गई, खत्म कहानी। दूसरा कहाँ है, दूसरा कैसे जाएगा, दूसरा को कैसे भेजें आप ही बताइए, कैसे भेजें दूसरा को भेजते हैं हम, अगर मान लेते हैं हम अगर दूसरा को पोल से भेजते हैं ऐसा, तो ये ऐसा रिफ्लेक्ट कर जाएगा, है ना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है ना। आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित एंगल परावर्तित एंगल दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। ये समझाने के लिए लिखा IR, ऐसे जरूरत नहीं है। अब ये देखिए, ये दोनों भी कभी मिल रही है क्या ज़िंदगी में? कभी नहीं मिलेंगे ज़िंदगी में। इसको बना देते हैं सपने में, मिला देते हैं, सपने में मिल जाओ, तो ये मिल गया, लो इधर मिल गया। अब देखिए, ये रहा वस्तु और इसका ये रहा प्रतिबिंब, तो ये जैसा वस्तु है वैसा ही प्रतिबिंब है, बट क्या है, इससे साइड में थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। लेकिन क्या है, ये जैसा है वैसा ही है, उल्टा नहीं है, सीधा ही है। तो ये सीधा बनेगा, आभासी है, छोटा है, F और P के बीच में बनेगा, P और F यानी पोल और फोकस के हमेशा बीच में ही बनेगा। कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट, कहीं भी रख दो वस्तु को, कोई फर्क नहीं पड़ता इस दर्पण को। चलिए, इसका ये था, और इसमें ये याद रखिएगा कि इसमें प्रतिबिंब जो होता है ना, हमेशा आभासी और सीधा ही बनता है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वो केवल बनेगा उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में। ये तो उत्तल दर्पण रहा ना, तो अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक बनते हैं। एक केस होता है जिसमें आभासी बनते हैं, वो जब हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तब बनते हैं आभासी, ठीक है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। अच्छा, दर्पण में अगर सीधा प्रतीत हो रहा है तो वह दर्पण कौन सा है? सीधा प्रतीत हो रहा है वो तो उत्तल में भी एक होता है, इसमें लिखा है किसी भी दूरी पर रखें तो सीधा प्रतीत होगा। तो सीधा प्रतीत किसी भी दूरी पर रखें तो उत्तल तो होता ही है, और समतल भी होता है। हाँ, तो उत्तल तथा समतल दोनों दर्पण होंगे जो सीधा प्रतीत होता है। चलिए आगे चलते हैं। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों को पास देश के लिए देखते हैं? ये उत्तल दर्पण है। अभी हमने पढ़ा उत्तल दर्पण, क्योंकि उसका व्यू बहुत बड़ा होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक है तो हमेशा सीधा ही होगा, सीधा है। चलिए बढ़िया है। अब यह है, किस दर्पण में दूर की वस्तु को प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो ये उत्तल दर्पण ही है। दूर की नहीं तो ये भी होगा, दोनों या तो समतल या उत्तल, दोनों में होता है सदैव सीधा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है, उससे बड़ा बनता ही नहीं है, वस्तु से बड़ा। ये दर्पण सूत्र है, ठीक है। ये दर्पण सूत्र आपके एग्जाम में आता है। और फिजिक्स से बता दूं, फिजिक्स से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। जो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो 6 नंबर का होता है, ठीक है। तो आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो ये दर्पण सूत्र हम प्रूफ करके बताएंगे, कैसे प्रूफ करना है आपको एग्जाम में। और 6 में 6 नंबर मिलेगा अगर आप वैसे प्रूफ करेंगे। तो ये देखिए आपके रहा एग्जाम का, ठीक है। तो ये हम बताएंगे, अगर आप लोग अच्छे से कमेंट करिएगा हमको कि हाँ सर इतना कीजिए, तब हम करेंगे, ठीक है। चलिए अभी आगे तब तक पढ़ लेते हैं हम। आगे है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी से मतलब है कि कौन चीज़ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो सारी चीज़ें। तो बहुत सिंपल है, आप लोग पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं, तो ये बीच में होता है 0, ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। पढ़े नहीं इतना? हाँ, तो ये क्या होता है +1,
ये है +2, ऐसे 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 इन्फिनिटी जाता है। ये है -1, ये है -2, ये इन्फिनिटी जाता है ना, अनंत तक। ऐसे ही नीचे क्या होता है, ये -1, -2, -3, ये होता है +1, +2, +3। बस ये याद है आपको, ये याद है तो समझिए साइन कन्वेंशन भी याद है, चित्र परिपाटी भी बन गया। समझ में कैसे बन गया, अभी देखिए। ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस। समझ में आई? अच्छा ये बताइए हमको कौन सा दर्पण है ये इधर से साइड कोटेड है, कौन सा दर्पण है ये है उत्तल दर्पण, उभरा हुआ है ना, उत्तल दर्पण है। अच्छा उत्तल दर्पण है, और ये कौन सा है, अवतल दर्पण। इसका देखिए इधर से साइड कोटेड है, ये कौन सा है, अवतल दर्पण है। चलिए बारी बारी से हम दोनों का साइन कन्वेंशन समझते हैं, आखिर कैसे है साइन कन्वेंशन, होता क्या है। साइन कन्वेंशन जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है ये। जैसे हम पहला बनाते हैं उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ये क्या है, पोल है। अब यहाँ से ये गुजर गया, ये गुजर गया, इसको हम मानते हैं ये एक्स एक्सिस है ही, मानना क्या है, ये एक्स एक्सिस है। और एक दूसरा बनाते हैं, वो बनाते हैं वाई एक्सिस। जो भी बनाएंगे ना ये एक्सिस पोल से ही बनाएंगे, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। अच्छा तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जो भी ऑब्जेक्ट था, जो भी वस्तु था, वस्तु को हम लोग रख रहे थे दर्पण के आगे। तो दर्पण के आगे वस्तु का जो डिस्टेंस होता है उसको लिखते हैं u से। तो u क्या होगा, इधर क्या होता है ना, ये 0 था, तो एक्स एक्सिस के इधर क्या होता है, ये x डैश है, और ये x है, और ये y डैश है। तो x डैश में क्या होता है, निगेटिव चीज़ें होती है, तो ये क्या होगा, u का मान हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है। उत्तल दर्पण में हमने क्या देखा था, इधर था फोकस, इधर था वक्रता केंद्र। अच्छा तो पोल से फोकस की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी को f में लिखते हैं, छोटे f में। तो छोटे f की दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि इधर प्लस वाले x होते हैं, पॉजिटिव होगी। अच्छा तो ये क्या है, c, पोल से c की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या r। ये कौन सी होगी, ये भी होगी पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ अब ये देखिए h ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट होगी, है ना, कुछ तो हाइट होगी, तो इसको हम लिखते हैं h से। तो h क्या होगा, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, ये देखिए y, ऊपर वाला y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या होगा, h होगा पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा इसका मिरर इमेज कहाँ बन रहा था, प्रतिबिंब बन रहा था दर्पण के पास। एक तो यहाँ फोकस से बन रहा था, एक यहाँ बन रहा था, तो ये भी ऊपर में ही बन रहा था, सीधा बन रहा था, है ना, उल्टा तो बन नहीं रहा था। तो इसका जो इमेज की हाइट होगी h डैश, ये भी होगा पॉजिटिव। समझ में आई बात, कौन चीज़ पॉजिटिव कौन चीज़ निगेटिव, बस आप निर्देशांक ज्यामिति जानते हैं, ये सब आपको मुट्ठी में है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, दूसरा तो बताना ही भूल गए। दूसरा देखते हैं, एक है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में भी वैसा ही है, ये रहा अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण रहा। इसको थोड़ा सा उधर ही बनाते तो सही रहता, नहीं रुकिए एक सेकेंड, बनाते हैं, ठीक है। ये रहा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अब अवतल दर्पण में ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा फोकस, ये रहा पोल, अब ये रहा हमारा फोकस, ये रहा वक्रता केंद्र, ठीक है। अब ये फोकस है, यहीं से हम गुजारेंगे सारे जो सेंटर होता है, ये यहाँ है 0, ठीक है। ये है y एक्सिस, ये y डैश, ये है x डैश, ये है x। समझ आई बात, ठीक है। अब देखिए इसका फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, आप लोग बताएंगे। ये तो इधर हो गया होगा, इधर क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यानी ये फोकस दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी होती है, तो ये क्या होगा, ये होगा निगेटिव में। अच्छा वैसे ही यहाँ से यहाँ तक दूरी जो होगी r, वक्रता त्रिज्या, ये भी होगा निगेटिव, ठीक है, यानी माइनस में। अच्छा हमने ऑब्जेक्ट रख रहे थे यहाँ, जितने भी ऑब्जेक्ट थे इधर ही रख रहे थे दर्पण के सामने, तो यानी जो वस्तु की दूरी होगी दर्पण से, यानी छोटका u होगा, ये निगेटिव, u होगा निगेटिव। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा इसका इमेज कहाँ बन रहा था, इमेज तो यहाँ भी बन रहा था सर उल्टा, यहाँ भी बन रहा था उल्टा बन रहा था, यहाँ पे एक, यहाँ पे बन रहा था सीधा बन रहा था ना। तो अगर इधर बन रहा है सीधा, तो ये हो गया भी, तो ये भी हो जाएगा इधर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा इसकी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट भी हो जाएगी पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी पॉजिटिव। क्यों हो जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि ये इधर बन रहा है ना। हाइट ऊपर देखिए ना, ऊपर का वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी हाइट, है ना, इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव। और नीचे जब ये इमेज जो है नीचे बन रही है, इमेज जो है नीचे अगर बन रही है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा निगेटिव, ये इसकी हाइट निगेटिव हो जाएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ये एकदम इजी है, जस्ट एक बार आप खुद से ड्रॉ करेंगे समझ में आ गई होगी आपको बात। चलिए आगे चलते हैं, ये इस पर कुछ क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या
32 है। वक्रता त्रिज्या मतलब R 32 है। तो हमको पूछ रहा है फोकस दूरी। अब बताइए कि फोकस दूरी उत्तल दर्पण की पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। अभी हमने बताया उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ये रहा उत्तल दर्पण, उभरा हुआ उत्तल दर्पण, फोकस दूरी पॉजिटिव और कर्वेचर भी पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव वाला होगा, इसका आधा कर दीजिए, 32 का आधा होता है फोकस दूरी, है ना। F = R/2 है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 16। 16 प्लस ले या माइनस ले, तो 16 प्लस लेंगे, ये हो गया आंसर। ठीक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है। तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है बताइए। फोकस दूरी है पॉजिटिव में है फोकस, यानी फोकस पॉजिटिव किसका होता है, उत्तल दर्पण का, है ना, उत्तल दर्पण का। पहले से ही ठीक था, गलती हो गई जी। इस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। फोकस दूरी ऋणात्मक किसकी होती है, अवतल दर्पण की, है ना, अवतल दर्पण की। अभी हमने बताया फोकस दूरी ऋणात्मक होगी अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण रहा, फोकस दूरी लेफ्ट साइड है यानी ये ऋणात्मक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं हम लोग, ये हमारा ये लास्ट टॉपिक है अभी इस दर्पण का, आवर्धन, मैग्निफिकेशन। ये मैग्निफिकेशन बहुत इजी है, ऐसा कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। ये h' वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई बताते हैं। जैसे ये रहा हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का ये फोकस, ये वक्ता केंद्र। अगर हमने रख दिया वक्ता केंद्र पे एक वस्तु को, अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब, इसकी हाइट है h, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ऐसा गया लाइट एक चला गया, सॉरी ये तो फोकस के होते हुए जाएगा ना, है ना, ऐसा गया, ये फोकस से गुजर जाएगा, ऐसे गुजर गया, बहुत बढ़िया। अब एक फोकस से जाएगा, तो ये कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल गया, तो ये बना दिया यहीं पे सेम साइज का, तो ये हो गया h', ये h है, ये h' है। तो ये देखिए दोनों की जो रेशियो होगी, दोनों का जो रेशियो होगा अनुपात, वही होता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात, बढ़िया। अब इसका एक और फॉर्मूला है -v/u, v क्या है, v है इमेज का डिस्टेंस, v यहाँ से यहाँ तक की दूरी, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, कहाँ से, पोल की, प्रतिबिंब से पोल की दूरी को कहते हैं v, और यहाँ से पोल से वस्तु की दूरी को कहते हैं u। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये देखिए मैग्निफिकेशन का अर्थ क्या होता है, अगर m का मान 1 से बड़ा आ गया, मैग्निफिकेशन आवर्धन का मान 1 से बड़ा आ गया, इसका मतलब है प्रतिबिंब बड़ा होगा। m का मान बराबर है तो बराबर होगा, m का मान अगर छोटा आ गया है 1 से, यानी छोटा होगा प्रतिबिंब, सिंपल सी बात है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। यदि m का चिन्ह प्लस है तो प्रतिबिंब सीधा होगा, आभासी होगा। m का चिन्ह माइनस में आया तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, ये तो बाय डिफॉल्ट है ना। तो यानी m का चिन्ह अगर माइनस है तो उल्टा होगा, ऐसे याद रख लीजिए, माइनस है मतलब उल्टा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा है तो वास्तविक होगा ही होगा। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, बढ़ता है। वो गलती लगाया था, इसने भी लगाया था बच्चे ने मेरे। उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान महत्तम होता है, कहीं भी महत्तम मान होगा तो वो 1 ही होगा, ठीक है, छोटा नहीं होता। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1, पीछे हमने बताया था समतल दर्पण का आवर्धन +1। तो ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन, पहला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे, है ना, तो हम दर्पण सूत्र प्रूफ करेंगे और आपको बताएंगे एकदम सटीक तरीके से। ठीक है, तो चलिए यहीं पर रखते हैं, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।